हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। यानी कि ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऊर्जा को हम कैसे बांटते हैं। ठीक है, ऊर्जा है क्या। ऊर्जा वो शक्ति है जो कि हमें किसी काम को करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, क्या एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ, क्या है एनर्जी, क्या है एनर्जी, एक ऐसी शक्ति है। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ पावर विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए वर्क। ठीक है, यानी कि ऊर्जा, हमें कोई भी काम करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। ठीक है, सोर्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, पहला है ट्रेडिशनल, यानी कि पारंपरिक। ठीक है, ये क्या होता है कि भाई जो ये वो स्रोत हैं जिनसे हम पहले से एनर्जी लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई नई नहीं है। हम काफ़ी सालों से, 100, 150, 200, 250 सालों से हम इन चीज़ों से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। दूसरा कौन सा आता है, अनट्रेडिशनल, यानी कि अनट्रेडिशनल सोर्स कौन से हो गए, अनट्रेडिशनल सोर्स वो हो गए जो कि अभी नए नए आए हैं। जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी हुई, ये काफ़ी नई है ना, क्योंकि गैर पारंपरिक। ये कौन से स्रोत हैं, ये जो नए आए हैं अभी, है ना, इनका मतलब इनका काफ़ी मतलब टाइम नहीं हुआ है इन्हें यूज होते होते। और ट्रेडिशनल जो काफ़ी दिनों से यूज हो रहे हैं, जैसे कि हमारा कोयला है, कोयला बहुत पहले से होता है, हजारों साल से कोयले का यूज हो रहा है। ठीक है, तो कोयला क्या हमारा एक ट्रेडिशनल सोर्स है। एंड हमारे पास सनलाइट, सनलाइट के लिए अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी अभी बनी है, तो ये क्या है हमारा, ये अनट्रेडिशनल सोर्स है। ट्रेडिशनल सोर्स, ट्रेडिशनल अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा सबसे पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो क्या होगा, वो होगी हमारे पास लकड़ी। लकड़ी हम कई हजारों सालों से हम सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वुड इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या है, जो लकड़ी है हमारी, वो सबसे पुरानी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेस के बारे में। तो पढ़ते हैं हम ट्रेडिशनल सोर्सेस के बारे में। ट्रेडिशनल सोर्स में हम पहला क्या आता है, हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्मी। फॉसिल्स क्या होते हैं भाई, हजारों सालों पहले कुछ पेड़ पौधे जानवर, ये सब भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, ये सब धरती के नीचे यानी जमीन के नीचे दब गए। इनके दबने से क्या हुआ कि जब इन पे प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स क्या हुआ, हमारे पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है,
ये सब कहाँ हुआ, ये सब हमारे पास ज़मीन के नीचे दब गए। ये सब ज़मीन के नीचे दब गए। जब ज़मीन के नीचे दब गए तो जो वहाँ पर हमारे पास का है, हमारे पास है हाई टेम्परेचर है वहाँ पे और हाई प्रेशर है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो हो गए हमारे पास फॉसिल्स में। किस में, फॉसिल्स में हमारे, यानी कि जीवाश्म में कन्वर्ट हो गए। जीवाश्म ईंधन के कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहला एग्जांपल तो हमारे पास कोयला हो जाता है। ठीक है, कोयला हो जाता है। फिर आता है हमारे पास पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम एंड डीजल। ठीक है, और नेचुरल गैस। ठीक है, जैसे हम सीएनजी भी बोलते हैं, और एक नेचुरल गैस भी होती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे यूज होते हैं। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के। बट फॉसिल फ्यूल्स के साथ एक प्रॉब्लम है, दे आर इन लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, ये लिमिटेड अमाउंट में है। अब लिमिटेड अमाउंट में है तो भैया ख़त्म भी हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ अगर वो लिमिटेड अमाउंट में है तो वो ख़त्म भी होगी। तो आजकल भैया जो पेट्रोल के जो दाम है वो इसी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और उसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से हमारे जो पेट्रोल डीजल है इनके जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम इनको करने के लिए क्या करा जाए भाई, ये हमारे भाई ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तरीका है, इनको, इनकी जगह कोई ऐसे सोर्सेज को यूज किया जाए जो नए सोर्स हैं। ठीक है, क्या है, नए सोर्स हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ। ठीक है, ये इन सब का हमें यूज ज़्यादा करना, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम हमारी इस पे निर्भरता कम हो जाए। फॉसिल फ्यूल्स के यूज से और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, यानी कि हानियाँ क्या क्या हैं हमारे, नुकसान फॉसिल फ्यूल्स से क्या क्या हो रहे हैं। पहला तो ये भाई, वातावरण को यानी कि ये पॉल्यूशन बहुत फैलाते हैं। पॉल्यूशन कैसे फैलता है, जब इनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड हमें मिल जाती है, एसिडिक ऑक्साइड हमें मिलती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब एसिडिक ऑक्साइड, जब आसमान में हमारे एसिडिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो बारिश के साथ नीचे गिरती है। जब बारिश के साथ वो नीचे गिरती है तो हमारी फसल होती है, तो पानी तो वहीं जाएगा हमारी फसलों में। बट हमारी फसलों में जब वो पानी जाता है तो हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा जो इसकी हानि है वो यही है, एसिड रेन। इसको है ना एसिड रेन बोलते हैं। क्यों, कि जो एसिडिक ऑक्साइड होती है वो पानी के साथ नीचे बरस जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। और दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या बोला है भाई, ये है कि मान लो भाई ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारे पे अर्थ है, ये हो गया हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर। यहाँ से सूरज आया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी गैस है हमारे पास, जिनमें से एक CO2 भी है। सूरज की रोशनी आ रही है, आई तो सही, वो यहाँ से टकराई। ठीक है, बट क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी आती है वो ज़मीन से वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो एनर्जी आ रही है, आ तो रही है पर वो वापस नहीं पहुंच पा रही है। वो सपोज करो ये लेयर है वो यहीं रुक जा रही है।
भाई इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे प्रॉब्लम हुई कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, हमारी सूखा पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपस में रिलेटेड चीजें हैं और ये सब किसकी वजह से होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ठीक है, क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की ही वजह से हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है। जो हमारे समुद्र के जो किनारों से पानी ऊपर आ जाता है, जो शहर के शहर डूब जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, वो हमारी ही गलती से होते हैं, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे कि हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। हम ट्रेडिशनली फॉसिल फ्यूल्स का यूज कैसे करते हैं, हम अपने चूल्हों में लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे क्या होता है, CO2 होता है, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि हमारे पास हमारे जो फेफड़े हैं उन्हें खराब कर देती है। ठीक है, ये हेल्थ हजार्डस भी है। ठीक है, आपने देखा होगा जो लोग चूल्हे पे ज़्यादा काम करते हैं उनके साथ दमा, जैसे बोलते हैं ना, दमा हो जाना, वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनमें CO2 की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉसिल फ्यूल्स पे हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करना ही पड़ेगा। पहली वजह यह है कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड अमाउंट में है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर ख़त्म हो जाएंगी और हम अपने टेक्नोलॉजी को इसी पे ही बेस रखेंगे तो हम आगे जाके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारे पास ईंधन ही नहीं रहेगा तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। दूसरा क्या भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी तरीके से बढ़ता गया तो ये पृथ्वी, हमारा ये प्यारा ग्रह, नीला ग्रह, खत्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी, शहर तबाह हो जाएंगे, सूखा पड़ेगा, तो इंसानी सभ्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आप चूल्हे पे काम करते हैं, आपको दमा जैसा खतरनाक रोग हो सकता है। आपके ज़्यादा वाहन चलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे कि आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तापीय विद्युत। इसमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है और फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जो एनर्जी प्राप्त होती है उससे पानी को गर्म किया जाता है, भाप बनाई जाती है, उस भाप से फिर टरबाइन चलाई जाती है और टरबाइन से फिर एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमें दी जाती है। फॉसिल फ्यूल्स में सबसे अधिक कौन सा फॉसिल फ्यूल यूज होता है, इसमें कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम या ऑयल्स, ये इसके लिए यूज होते हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हमारा फ्यूल्स को बर्न करेंगे। ठीक है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाया जाता है, देन उसके बाद पानी की भाप बनाई जाती है। ठीक है, पानी की भाप बनाई जाती है, पानी की भाप से फिर टरबाइन, क्या टरबाइन चलाई जाती है। क्या, जब हमारी टरबाइन घूमती है तो भैया टरबाइन है ना, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के ही द्वारा आती है। जहाँ पे ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस जगह को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, जहाँ पे हमें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, क्या आता है, जल विद्युत। इसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
हमने सुना होगा भाई बांध 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 का उपयोग क्यों किया जाता है। एक्चुअली जो बांध बनाए जाते हैं ना, वो एक उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। सपोज करो भाई हमारे यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक डैम बना दिया गया। एक्चुअली क्या होता है कि डैम में ना पानी स्टोर किया जाता है और यहाँ पे हमारे पे बहुत सारी टरबाइंस लगी होती हैं। जब ये पानी इन टरबाइन से आता है तो इनके ब्लेड यहाँ से चला जाता है। इनके ब्लेड है ना, ये घूमते हैं। इन ब्लेड से क्या बनता है, जब टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कि जो पानी हमारा बह रहा है उससे हमें टरबाइन चलाते हैं जिससे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि अब हमारा 1/4 रिक्वायरमेंट है हमारे इंडिया की, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फुलफिल करता है। यानी कि हमारे इंडिया की 1/4 यानी कि 1/4 बिजली अकेली वो किससे आती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। किससे आती है वो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। आपको जहाँ पे भी हाइड्रो वर्ड सुनने को मिले तो हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल। अब कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको हाइड्रो सुनने को या पढ़ने को मिल रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब हमारा जल से होता है। यानी कि जो टॉपिक है या फिर जो शब्द है आपके पास, वर्ड है, वो पानी से रिलेटेड कुछ वर्ड है, ठीक है। हाइड्रो जहाँ पे भी आपको मिलेगा। हाइड्रो पावर प्लांट के फ़ायदे क्या क्या हैं। हाइड्रो पावर प्लांट से एक तो फ़ायदा ये है कि आप के पास पॉल्यूशन नहीं फैलता है। पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने से हो रही थी वो हमारे पास सॉल्व हो गई। दूसरी ये कि आप इससे ना डैम्स बनाते हैं, ठीक है, उससे एक झील बनती है। झील से पर्यटन को भी फायदा होता है, लोग घूमने फिरने आते हैं, ठीक है। घूमने आएंगे तो टैक्स मिलेगा, टैक्स का पैसा यानी कि लोगों के पास जीविका आएगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि इरिगेशन के लिए, यानी कि खेतों में पानी के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। जो नहरें होती हैं वो नहरें कहाँ से आती हैं, वो इधर से ही बन के आती हैं कि लोगों को पानी मिल सके खेती करने के लिए। बांधों को इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके नुकसान भी कुछ हैं। अब जिस जगह भैया बांध बनाया जाएगा तो बांध में तो बहुत पानी आता है, तो उसकी जो आसपास की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे जानवर, सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पूरा बर्बाद, वो सब पानी के नीचे समा जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इसके सामने ये आती है कि जब बारिश होती है तो इसमें पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या करता है कि डैम टूट ना जाए, इस वजह से हमें पानी छोड़ना पड़ता है। और जब एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो इलाके में बाढ़ आ जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे खतरनाक हो सकती है वो है कि अगर आपका बाई चांस आपका डैम टूट जाए तो उसके बाद जो तबाही होगी वो बहुत ही विकराल, यानी कि उसकी कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। वो अपने एरिया में आने वाली हर चीज़ को बर्बाद कर देगा। पानी की पावर बहुत ज़्यादा है, दुनिया की हर चीज़ को पानी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि पानी हमारी एक फंडामेंटल ज़रूरत है। पानी के बिना हम रह भी नहीं सकते। अगर पानी ज़्यादा होगा तो पानी हमें बर्बाद भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोमास, ठीक है, जैव मात्रा। बायोमास यानी कि जो गोबर हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है बायोमास। पेड़ पौधे हमारे और ये गोबर, ये जो वेस्ट होता है इसको सबको बायोमास कहा जाता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली इनको जलाते हैं तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा पॉल्यूशन बहुत फैलता है।
पॉल्यूशन फैलता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी जो एनर्जी है वो बहुत कम देता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक का यूज किया गया, जिसे हम जैव मात्रा बोला जाता है। बायोमास में किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। ठीक है, बायोगैस का जो फॉर्मेशन होता है वो बायोमास से होता है। ठीक है, ये एक उसका स्ट्रक्चर टाइप होता है, कुछ एक इस तरीके से होता है। आपका यहाँ से बायोमास डाला जाता है, यानी कि जो भी हमारा वेस्ट है वो यहाँ डाला जाता है। ठीक है, और जो इस वेस्ट से जो गैस बनती है वो यहाँ से निकाल ली जाती है, और जो इसका वेस्ट होता है, जो खाद है, ठीक है, वो खाद का यूज हम खेतों में कर लेते हैं। यानी कि बायोमास एक क्लीन फ्यूल है ना, इट्स ए क्लीन फ्यूल। ये क्या है? ये एक क्लीन फ्यूल है। बायोमास की कंसिस्टेंस क्या है? सबसे बड़ा होता है इसमें मीथेन। ठीक है, मीथेन हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इस वजह से जो हमारे बायोगैस है उसकी जो कैलोरिक वैल्यू है, कैलोरिफिक वैल्यू है, वो हाई होती है बाकी आपके जो इसके वेस्टेज जिससे हम ये बायोगैस बना रहे हैं उनके मुकाबले। इस वजह से बायोगैस एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोल सकते हैं, एक क्लीन फ्यूल है एक। ठीक है, क्लीन फ्यूल क्या होता है? जो फ्यूल्स पॉल्यूशन बहुत कम करते हैं, जिनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, उनका इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो क्या होते हैं? वो होते हैं क्लीन फ्यूल। तो बायो एनर्जी हमारे पास या बायोगैस हमारे पास क्या है? बायोगैस एक क्लीन फ्यूल है। तो बायोगैस का फ़ायदा क्या है भैया? एक क्लीन फ्यूल मिल जाता है, ऐसा कोई पॉल्यूशन ना हो रहा। और दूसरा क्या भाई? इससे खाद मिल जाता है, जो कि हम अपने खेतों में यूज, मैन्यूर मिलता है। ठीक है, खाद को हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो बायोगैस इट्स सो नाइस फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि इसमें है ना 75% तक मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन कितना होता है इसमें? मीथेन होता है भैया 75% तक। और जब मीथेन जलता है तो ये कोई पॉल्यूशन नहीं करता। जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी पॉल्यूशन की, वो इसने सॉल्व कर दी। जब पॉल्यूशन नहीं होगा तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसका जितना ज़्यादा यूज बढ़ा सकते हैं, उसका हमें उतना ज़्यादा यूज़ बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा। और बायोमास या बायोगैस, बायोमास का एक फ़ायदा ये भी होता है कि भाई आप इसको कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं। एक्चुअली जो रूरल एरियाज हैं वहाँ ये काफ़ी अच्छे से सेटअप हो सकता है, क्योंकि वहाँ आपके पास गोबर की और वेस्ट की कोई कमी नहीं होती है। आप उसका सीधा सीधा यूज इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पवन ऊर्जा, यानी कि विंड एनर्जी। आपने मूवीज़ में देखा होगा भाई, हमारी नई बड़ी बड़ी टर्बाइंस लगी रहती हैं पंखड़ियों वाली। ठीक है, वो क्या होता है भैया? वो उससे ना, ये आपके पास टरबाइन हो गई, सपोज करते हैं मेरी आर्ट थोड़ी कमज़ोर है। ठीक है, आपके पास एक टरबाइन हो गई, यहाँ से हवा आ रही है बहती बहती, यार ये हवा बहती बहती आ रही, तो भैया इसके जो टरबाइंस है ना, उसकी जो पंखड़ियाँ हैं उन्हें ये घुमाती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब टरबाइन घूमेगी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्या होगा? प्रोड्यूस होगी, यानी कि हवा की जो गतिज ऊर्जा है उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इसे हर कहीं नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ी बात, हमारी जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हवा, यानी कि इसके लिए एक पर्टिकुलर स्पीड की हवा चाहिए होती है कि भाई इससे इस स्पीड से कम की हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, और देन कम हवा होगी तो वो नहीं घूम पाएंगे, जिससे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। और दूसरा, इसको जो लगाने की जो कॉस्ट है, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत
ज़्यादा होती है। ठीक है, हवा की जो गति है वो कितनी होनी चाहिए? हवा की गति कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर कम से कम इतनी हवा की स्पीड होनी चाहिए, तभी आपकी टरबाइन्स काम कर सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम से इसके लिए जगह बहुत चाहिए होती है। ठीक है, क्या होती है? जगह। 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि जगह की काफ़ी ज़्यादा जगह हमें इसके लिए चाहिए होती है। और तीसरी चीज़, जो जिस मटेरियल से आपकी ये पवन चक्कियाँ, ठीक है, पवन चक्की बोलते हैं, ठीक है, इसे पवन चक्कियाँ बन रही हैं, तो भाई बारिश भी होगी, तेज़ हवाएं भी चलेंगे, तूफान भी आएंगे, तो आपका मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, इनकी ज़्यादा रिलायबल नहीं है आपके इको फ्रेंडली तो है, बट आपका कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और इसको हर कहीं सेटअप भी नहीं किया जा सकता। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको हर कहीं सेटअप नहीं किया जा सकता, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। और तीसरी चीज़, इसकी जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में बहुत कम होती है, मूवीज़ में ही देखने को मिलती है, आप शायद आपने रियल में नहीं देखी होगी।